everyone, welcome to business study class. Today we will start our new unit, emerging mode of business. In this unit we will study about e-business and outsourcing of business. E-business, what is e-business? आजकल आपने काफ़ी कुछ सुना होगा इसके बारे में और आप लोग काफ़ी कुछ इसके बारे में प्रैक्टिकली भी आपने करके देखा होगा e-business. So let's start about e-business. What is e-business? It refers to conducting all the industrial and commercial activities through computer network. कंप्यूटर का यूज़ करते हुए, इंटरनेट का यूज़ करते हुए बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ वेदर इट इज़ इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंडक्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड ई बिजनेस. यानी कि बिजनेस को आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, इंटरनेट की हेल्प से कर रहे हो अपने घर बैठे बैठे. दो तरह से होता है इसमें दो चीज़ें आती हैं आपकी, डिलीवरी और पेमेंट मैकेनिज्म. देखिए डिलीवरी कैसे होती है, यहाँ पर डिलीवरी भी दो तरीके से होती है. सपोज ऑर्डर प्लेस कर देता है कस्टमर, तो डिलीवरी या तो ऑन द स्पॉट हो जाएगी या फिर आफ्टर सम टाइम होगी. ऑन द स्पॉट डिलीवरी आपकी किस किस चीज़ की होती है? सपोज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है या कोई नई टेक्निक है जो मोबाइल में आपको डलवानी है, तो इनकी आप तुरंत डिलीवरी कर सकते हैं. और जो डिलीवरी आफ्टर सम टाइम, सपोज यू प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग अ फर्नीचर, तो फर्नीचर आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगा, इट विल टेक टाइम टू रीच यू. सो डिलीवरी आपकी दो तरीके की हो जाती है. यहाँ पर पेमेंट मैकेनिज्म कैसा रहता है? पेमेंट ये भी आपका दो तरीके से हो सकता है, या तो इमीडिएटली या फिर कैश ऑन डिलीवरी. दोनों तरीकों से आप इस्तेमाल करते होंगे. ऑन द स्पॉट डिलीवरी क्या होगा? आपसे पहले क्रेडिट कार्ड से चार्ज कर लिया जाएगा या आपके डेबिट कार्ड को यूज़ करते हुए, या मनी ट्रांसफ़र करके आपसे पेमेंट ले ली जाएगी. दूसरा तरीका क्या है? आपके पास चीज़ पहुंचेगी, उसके बाद आप पेमेंट करोगे, दैट इज कॉल्ड कैश ऑन डिलीवरी. सो क्लियर दिस पॉइंट्स. नेक्स्ट आता है आपका ई कॉमर्स. जो डिफरेंस आपका बिजनेस और कॉमर्स में रहता है वही डिफरेंस यहाँ पर ई बिजनेस और ई कॉमर्स में है. ई कॉमर्स क्या है? इट रेफर्स टू कंडक्टिंग ऑल द कमर्शियल एक्टिविटीज थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क. देखिए ई बिजनेस में हमने कमर्शियल के साथ साथ इंडस्ट्रियल भी इंक्लूड कर लिया था, बट ई कॉमर्स में सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज ही आएंगी. सो यहाँ से हम देख सकते हैं ई बिजनेस इज मच ब्रॉडर देन ई कॉमर्स. एक्टिविटीज़ यहाँ पर लिखी हुई है. फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में प्रोडक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्शन डेवलपमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ये सारी आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं जो कि कंडक्ट की जाती है इंटरनेट का यूज़ करते हुए. सेकेंड है कमर्शियल एक्टिविटीज़ में रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन रिसीव करना, प्लेसिंग एन ऑर्डर, रिसीविंग डिलीवरी एंड मेकिंग पेमेंट. ये सारी आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं. सो बिजनेस में ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रहती हैं, वेयर एज कमर्शियल ई कॉमर्स में सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना थ्रू यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड ई कॉमर्स. सो डिफरेंस यहाँ पर क्लियर है. तो इन दोनों की डिफरेंस और सिमिलैरिटीज आप क्लियर हो चुके होंगे. अब करते हैं स्कोप ऑफ ई बिजनेस. स्कोप ऑफ ई बिजनेस क्या कहलाता है कि ई बिजनेस आपका कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ तक इसका प्रसार है. पहला आता है B2B. यहाँ पर B जो है बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिजनेस टू बिजनेस. व्हेन टू बिजनेस हाउसेज इंटरेक्ट विद ईच अदर यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क. यानी कि बिजनेस टू बिजनेस अगर बिजनेस हो रहा है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से बिजनेस कर रहा है यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क. फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसका एक सप्लायर है, दोनों बिजनेस हाउस है, तो दोनों के बीच में जो डीलिंग हो रही है इंटरनेट का यूज करते हुए, दैट इज कॉल्ड B2B. B2C, B implies for business and C implies for customer. When the dealing take place between the business and the customer. जैसा कि जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती है तो ऑर्डर प्लेस करते हैं और बिजनेस जो भी हमारी साइट है, फ्लिपकार्ट है, इनके ऊपर बिजनेस हाउसेज ने अपना जगह बनाई हुई है, जिसकी वजह से हम वहाँ से ऑर्डर प्लेस करते हैं, हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं और हम ऑनलाइन पेमेंट भी कर देते हैं. तो दिस इज द फॉर्म ऑफ B2C, बिजनेस टू कस्टमर. इंट्रा बिजनेस मीन्स विद इन द बिजनेस क्राइटेरिया.
बिजनेस हाउस के अंदर अंदर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या वन पर्सन टू अनदर विद इन द बिजनेस जब डीलिंग होती है, जो भी कम्युनिकेशन होता है, जो भी उनके आपस में इंटरेक्शन होती है यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क, यूजिंग द इंटरनेट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, दैट इज कॉल्ड इंट्रा बिजनेस. नेक्स्ट इज सी टू सी. सी फॉर कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर. हाउ? OLX का नाम सुना होगा आपने. डीलिंग रहती है यहाँ पर पुरानी चीज़ों को बेचने के लिए. एक कस्टमर अपनी पुरानी चीज़ों को उस साइट पर डाल देता है और जिस कस्टमर को रिक्वायरमेंट रहती है वो वहाँ से कॉन्टैक्ट करता है. इसी के अलावा पेपैल नाम की भी है एक ऐप जिसमें आपका जो कस्टमर है वो अपना मनी ट्रांसफ़र कर देता है, बट वो मनी उसके सप्लायर तक या दूसरे कस्टमर तक जब तक नहीं पहुंचेगा जब तक पहला जो कस्टमर है वो डिलीवरी रिसीव नहीं कर लेता है. तो यहाँ पर उसका मनी सेफ रहता है और सिक्योर रहता है, रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है. सो दिस इज द कस्टमर टू कस्टमर. बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स के कुछ फ़ायदे रहते हैं जो कि हम देख लेते हैं अभी. फर्स्ट इज वर्ल्ड वाइड रीच. सिंस इंटरनेट हैज़ द वर्ल्ड वाइड रीच, और आप अगर बिजनेस भी इंटरनेट की हेल्प से करोगे तो उसको भी वर्ल्ड वाइड रीच मिलेगी. आप बिजनेस को पूरे वर्ल्ड पर फैला सकते हैं. शॉर्टनिंग द सप्लाई चेन. सप्लाई चेन को शॉर्ट कर दिया. पहले क्या होता है ट्रेडिशनल एफर्ट में मैन्युफैक्चरिंग से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर एंड रिटेलर टू कस्टमर. बट अब ई कॉमर्स की वजह से क्या हुआ, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर जो है अपने कस्टमर को सेल कर सकता है. तो सप्लाई चेन जो है वो छोटी हो गई है. इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस. डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस बहुत इजी हो गया है, बहुत इजीली एक्सेसिबल है. कॉन्टैक्ट करते हैं डायरेक्ट कस्टमर या बिजनेस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं और डिलीवरी और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो काफ़ी इजी हो गया है. क्विक सॉल्यूशन टू डाउट्स. डाउट्स जो भी रहते हैं कस्टमर्स के उनके भी क्विक सॉल्यूशन आते हैं. वो कमेंट्स के जरिए अपने अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर लेते हैं जिनका सॉल्यूशन तुरंत हो जाता है. बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं रहता है और आपको पता ही है कितना फास्ट हो गया है आज का टाइम इंटरनेट के थ्रू. तो बहुत क्विकली चीज़ों को हैंडल किया जाता है बिजनेस के द्वारा. ईजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट. अगर मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है बिजनेस तो उसके लिए उसको रिसर्च डेवलपमेंट करना होगा. तो वो बहुत जल्दी ये चीज़ें कर सकती है क्योंकि बहुत जल्दी वो कस्टमर के टेस्ट के बारे में पता लगा सकती है और उसको मार्केट की चलन के बारे में पता रहता है, जिसके अकॉर्डिंग वो सारी फीचर अपने प्रोडक्ट में डालेगी और वो उसको लॉन्च करने में, उसकी मार्केटिंग करने में, हर वो स्टेप करने में बहुत ईजी रहता है ई कॉमर्स के ज़रिए, ई बिज़नेस के ज़रिए. लेस पर्सनल कॉस्ट. पर्सनल कॉस्ट क्योंकि यहाँ पर चेन भी शॉर्ट हो गई है और यहाँ पर लोगों की कम ज़रूरत क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है. यहाँ पर डायरेक्ट कस्टमर से कॉन्टैक्ट हो रहा है, डायरेक्ट बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टैक्ट हो रहा है. तो बीच के जो पर्सन्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो लेस पर्सनल कॉस्ट, यहाँ पर इनकी कॉस्ट बच गई है और कुछ सैलरी उनकी वेजेस जो देनी पड़ेगी वो यहाँ पर ख़त्म हो गई है. सेविंग ऑफ टाइम. टाइम की बचत होगी ऑब्वियसली. लेस रिस्क इन पेमेंट. पेमेंट का भी बहुत कम रिस्क है क्योंकि इसमें या तो एडवांस पेमेंट चाहिए होती है या ऑन द डिलीवरी पेमेंट आपको करनी होती है. क्रेडिट की कोई फैसिलिटी नहीं है कि आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर आपका जो पेमेंट का सिस्टम चलेगा. तो यहाँ पर रिस्क कम रहता है, आपका पैसा डूब जाए. प्रोडक्ट एंड सर्विस अवेलेबल इन रिमोट एरियाज ऑल्सो. रिमोट एरियाज वो होते हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस जो है ढीला रहता है, जहाँ पर रीच जो है बिजनेस की वो कम रहती है, बट प्रोडक्ट और सर्विसेज वहाँ पर भी अवेलेबल हो सकते हैं थ्रू ई बिजनेस. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. जो नेक्स्ट आपका है आउटसोर्सिंग बिजनेस में आपके दो आते हैं, BPO एंड KPO. BPO जो है वो इस साल आपके सिलेबस में नहीं है तो BPO करने की ज़रूरत नहीं है, बट नॉलेज के लिए इसको ज़रूर पढ़ लीजिए क्योंकि आजकल बहुत चलन में है BPO. BPO बेसिकली क्या होता है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग. समटाइम्स बिजनेस जो है कुछ एक अपने एक्टिविटीज़ पर ध्यान नहीं दे पाता है तो उन कामों को वो बाहर से करवा लेता है. जैसे कि एडवर्टीजमेंट है, अगर सेपरेट डिपार्टमेंट उसका बनाए तो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा. सेपरेट डिपार्टमेंट बनाने की बजाय वो फैसिलिटी बाहर से उसको बहुत इजीली और बहुत इकोनॉमिकल वे में मिल सकती है तो वो BPO कहलाता है. कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज खोल के बैठी है जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि आपको लेस कॉस्ट पर हम बढ़िया क्वालिटी के ऐड तैयार करके देंगे. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ BPO. तो इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा फॉर द नॉलेज. नाउ KPO आपके सिलेबस में इस बार नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्स. KPO refers to obtaining high-end knowledge work from outside the organization
in order to run the business successfully and in cost effective manner. KPO refers to determining the high end knowledge work. हाई एंड नॉलेज को हायर करना, जो एक बिजनेस के पास जो है वो कंप्लीट नॉलेज नहीं रहती, किसी किसी चीज़ के बारे में एक्सपर्टीज़ इतनी नहीं रहती है, तो बाहर से अगर आपको एक्सपर्टीज़ मिल रही है, नॉलेजेबल जो है पर्सन वो मिल रहा है, तो उसको हायर करना, दैट इज कॉल्ड KPO. फॉर विच पर्पस? टू इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस सक्सेसफुली एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, कि कॉस्ट को कम करना, जहाँ पर कॉस्ट आपकी ज़्यादा पड़ रही थी, कॉस्ट कम आएगी आपकी, प्रोडक्टिव जो है और बिजनेस जो है सक्सेसफुली रन होगा. लाइक एनिमेशन एंड डिज़ाइन, अगर आप ये चीज़ें आप अपने बिजनेस हाउस से करवाते हैं तो हो सकता है इतने स्पेशलाइजेशन ना हो, इतनी एक्सपर्टीज़ ना हो, लेकिन बाहर से वही चीज़ें आपको बहुत परफेक्टली तैयार करके दी जाती हैं, तो उसको ये आपका KPO के अंडर आता है. बिजनेस एंड टेक्निकल एनालिसिस हो गया, मेडिकल सर्विसेज हो गई, लीगल सर्विसेज हो गई, ये सभी इसका एक पार्ट है. तो KPO की ज़रूरत क्यों पड़ी है? आज के टाइम में मैनेजरियल जो है, मैनेजमेंट जो है, उसको कोर एक्टिविटीज़ पर फोकस करना होता है. कोर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? वो सेंसिटिव आइटम्स होती हैं जिनकी वजह से बिजनेस आपका ग्रो करेगा या लॉस में जाएगा. अगर बिजनेस का, अगर मैनेजमेंट का उन पर फोकस नहीं रहेगा तो इस वजह से आपका बिजनेस जो वो पूरी तरह से हिल सकता है. बट इसके अलावा नॉन कोर एक्टिविटीज़ भी होती है जिन पर भी ध्यान जाना चाहिए, बट मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं रहता है, तो वो क्या करती है, नॉन कोर एक्टिविटीज़ जो हैं वो बाहर से हायर कर लेती है थ्रू KPO. और KPO इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट बच जाती है, उनका टाइम बच जाता है और उनको बहुत परफेक्टली चीज़ें तैयार मिल जाती हैं. सो दिस इज़ द नीड ऑफ द KPO. एंड इंडिया में कितना ये आपका पॉपुलर है अभी तक तो ये BPO है. BPO का नेक्स्ट स्टेप KPO है. इसका अपर लेवल हम बोल सकते हैं KPO BPO का. तो BPO जो है वो ट्रेंड में चला हुआ है इंडिया में, और सून, वेरी सून KPO भी है, वो पूरी तरह से इंडिया पर छा जाएगा. इंडिया में जो है इसकी भी काफ़ी डिमांड हो जाएगी. तो इसकी वजह से क्या रहेगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा, एजुकेशन जो है वो उसकी क्वालिटी और जो है एजुकेशन के वजह से इसका जो है डिमांड बढ़ेगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द KPO. रिवाइज द टॉपिक एंड लर्न इट and make the notes of this topic. Thank you. Have a nice day.